हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 4 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियोज प्रोवाइड करता हूं, क्या इसके जगह पर मैं आपको 2-2 घंटे वाली मंथली करंट अफेयर्स करवाना शुरू कर दूं, सो दैट आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और जो इश्यू हो उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया जाए। क्योंकि मैं जब डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो बनाता हूं तो एक्चुअली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो आपके मंथली करंट अफेयर्स होंगे वो कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे आपको, तो एक्चुअली आप वेल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ सकोगे, तो आपको रिपीटेटिव वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके रिकमेंडेशंस वेलकम हैं, आप जल्द से जल्द आप सजेशंस हमें दो, सो दैट मैं इस पर डिसीजन लूँ। आपका भी समय बचत होगा एंड मेरा भी जो समय इसमें लग रहा है वो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने में कंट्रीब्यूट हो सकेगा। तो आपके सजेशंस वेलकम हैं एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको सम कोट एंड डाटा के बारे में कुछ फैक्ट जानने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दिया हूँ एंड वहाँ से आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो गेट टू दैट, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट डिस्कशन। काबिल, ये काबिल दोस्त नहीं, बेसिकली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है और ये विभिन्न कंट्रीज के साथ इंगेज कर रही हैं सो दैट जो वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं मिनरल एसेट एक्विजिशन को लेकर उसे वो एक्वायर करने का प्रयास कर रही हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इस इनिशिएटिव से बेनिफिट क्या होगा, साथ ही साथ ये जो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है ये क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो हमारे काबिल दोस्त हैं इसका मतलब क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नाम से ही पता चल रहा है ये जॉइंट वेंचर कंपनी है और इसे सेटअप की गई थी 3 सेंट्रल पीएसईज यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से मिलकर। एक तो आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम नाल्को कहते हैं, दूसरा आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल कहते हैं, तीसरा मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड एमईसीएल कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखने हैं इस बात को, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो जो आपका GS 3 का टॉपिक है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, मिनरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे इनका टॉपिक। ये आप देख सकते हो, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आपका कवर होगा, ठीक है। तो बेसिकली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में हमने बताया आपको एंड ये जो काबिल है इसको फंक्शन दी गई है कि ये जो है ओवरसीज मिनरल एसेट यानी कि इंडिया के बाहर जो मिनरल एसेट्स हैं उसको एक्वायर कर सकते हैं। वैसे मिनरल एसेट्स जो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक नेचर के हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, कॉपर, न्यूडेनम, अदर रेयर अर्थ्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये दूसरे देश में तो एक्वायर कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के माध्यम से ये डिसाइड होता है कि जॉइंट वेंचर या फिर हम जो है आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर्ड बेनिफिट हासिल करेंगे। दैट्स वाई इस तरीके से जो मिनरल एसेट्स हैं वो आइडेंटिफाई एंड एक्वायर की जाती है, तो उस देश को भी बेनिफिट मिलता है और इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली ये जो काबिल है यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली अन्य देशों के साथ इंगेज कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, जहाँ पर जो मिनरल रिसोर्सेस हैं वो भरे पड़े हैं, चाहे वो लिथियम स्टोरेज की बात करो या फिर कोबाल्ट, ये सब रिसोर्सेज की बात करो। अब भारत जो है क्यों इस दिशा में ज़्यादा इंगेज कर रहा है, तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहली बात तो ये कि भारत में हर प्रकार की मिनरल रिसोर्सेस मिलती नहीं है ना। जैसे लिथियम की ही बात कर ले, लिथियम का डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एज ए रिसोर्सेस एज ए रिजर्व भारत में है नहीं। तो दैट्स वाई मिनरल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस जिसको हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत,
इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इन द एरियाज ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्या होता है ये? तो बेसिकली उसी को पहले हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, तो ये एक मिनरल ही है जो क्रिटिकल कंसिडर की जाती है, इसीलिए बिकॉज अगर सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पर वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अदर रॉ मटेरियल। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज क्रिटिकल। यानी कि अगर इसका डिसरप्शन हो जाए, इस सप्लाई का डिसरप्शन हो जाए, तो इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पर दिखेगी वो रिलेटिवली हायर दिखेगी एज कंपेयर टू द अदर रॉ मटेरियल। एंड अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक क्यों कहा जाता है, स्ट्रेटजिक इसलिए बिकॉज ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इसका जो सब्सटीट्यूट है वो भी लिमिटेड है, यानी कि इस मिनरल्स की जगह पर दूसरा मिनरल्स नहीं ऑक्युपाई किया जा सकता। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में, लाइक हाइब्रिड कार्स की बात करो, विंड टर्बाइन मैग्नेट्स की बात करो, डिफेंस इक्विपमेंट की बात करो। दैट्स वाई दीज आर स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक यानी कि इसके सब्स्टिट्यूट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हमने क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के बारे में जाना। अब एक तो सिग्निफिकेंस हमने बात कर ली, दूसरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो क्रूशियल सेक्टर्स हमारे देश में है, जैसे ई मोबिलिटी हम लोग कितनी ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी ज़्यादा हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, मेडिसिन प्रमोट करना चाह रहे हैं, एरोस्पेस प्रमोट करना चाह रहे हैं, एविएशन, ये सब फील्ड में हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सबों के लिए मिनरल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी। अब भारत में अगर ये मिनरल्स नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें रिजर्व्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, दूसरों देशों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा सो दैट इन मिनरल्स की जो सप्लाई चेन सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो दूसरा सिग्निफिकेंस वही है, इट कैटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रूशियल सेक्टर्स एंड इमर्जिंग सेक्टर्स। एंड अगर हम बात करें इश्यूज क्या है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सच मिनरल, तो पहली बात तो ये कि ये जो आपका ग्लोबल सप्लाई चेन है इन मिनरल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, यानी कि मोनोपोली देखने को मिलती है। साथ ही साथ सप्लाई रिस्क हो सकती है। सप्लाई रिस्क इट कैन बी ड्यू टू द डोमेस्टिक फैक्टर्स या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कुछ इंटरप्शंस आ जाती है तो फिर सप्लाई रिस्क निकल कर आती है। तो ये सब कुछ इश्यू हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सच मिनरल्स। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिटेल से डिस्कस किया और देख सकते हो ये कुछ आपके एग्जांपल है क्रिटिकल मिनरल्स वर्सेस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो एक तो आपका बेरिलियम है, दूसरा जर्मेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स जो रेयर मिलते हैं अर्थ में, रेहेनियम, टेंटलम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, क्रोमियम, लाइमस्टोन, निवोबियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, ये सब आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की बात करें तो देख सकते हो एंटीमनी, मोलिब्डेनम, बोरेट, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, टाइटेनियम, डायमंड, टंगस्टन, जर्मेनियम, वेनेडियम, लिथियम, जिंक, रेयर अर्थ। तो ये कुछ हमने डेफिनेशंस, आपको लिस्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का मतलब क्या है ना। तो ये थोड़ा सा इस पर आपको क्लियरिटी रहनी चाहिए, क्रिटिकल वर्सेस स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेज नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है एंड इसके तहत जो एडुटेक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, यानी कि जो आपको एजुकेशन डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, जो आजकल आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, तो इस एरिया को एक प्रकार से मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो आप सिलेबस देख सकते हो, ये आपका इसमें आ जाएगा इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें तो आएंगे। साथ ही साथ ये भी आप देख सकते हो कि जो आपका है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब भी आ जाएंगे। प्लस एक और है जो आपका आएगा mechanism, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section, ये सब
में आपका कवर हो जाएगा। तो ब्रॉडर टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। तो देख सकते हो जब हम बात करते हैं नीट की, यानी कि नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी 3.0, ये एक प्रकार से सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क करेगा और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, बेस्ट डेवलप एडुटेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाए। तो अगर हम बेसिक एम की बात करें तो जो बेस्ट डेवलप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में, उसका यूटिलाइजेशन को बढ़ाया जाए, उसके इस्तेमाल को बनाया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इन्हांस किया जाए ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स कन्वीनियंस। एंड इस सॉल्यूशन में क्या क्या बातें शामिल हैं तो देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा फॉर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आजकल आप देखते हो जो भी आप कोई एडुटेक कंपनीज के वीडियोज आप बाय करते हो तो उसमें बहुत सारे जो इनोवेटिव तरीके से आपको समझाया जाता है ना, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही होता है कि लर्निंग आउटकम्स बेटर हो सके, अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सके, स्किल डेवलपमेंट भी हो इन द निश एरियाज, है ना। निश एरिया यानी कि छोटे से बड़े कोई भी एरिया जो उस पर जो है स्किल डेवलपमेंट हो सके। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है एज ए पायलट फेज इन द AICTE। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया ओनली। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट फेज में ये सिर्फ और सिर्फ एज ए पायलट फेज के रूप में लॉन्च किया गया है, AICTE अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया ओनली। ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें क्या बेनिफिट होगा नीट 3.0 एंड एडटेक का, तो वही बात है, डिजिटल डिवाइड जो आप देखते हो कि एक सेक्शन है जो डिजिटल सर्विसेज काफ़ी अच्छे से एसेस करता है, डिजिटल एजुकेशन काफ़ी एसेस कर पाता है अच्छे से, बिकॉज दे लिव इन अर्बन एरिया, दे हैव द इंटरनेट कनेक्टिविटी, दे हैव द मनी टू बाय द रिसोर्सेस ऑफ डिजिटल कोर्सेस। तो जब ये सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी तो जो डिजिटल डिवाइड है वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगा, पार्टिकुलरली अमंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, इट इनेबल्स स्केल एंड स्पीड यूजिंग ए डायरेक्ट टू डिवाइस मॉडल। तो स्केल एंड स्पीड यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो एक सर्टेन लोकेशन पर ही आप बच्चे को, स्टूडेंट को शिक्षा दे पाते हो, लेकिन व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द डिजिटल इनिशिएटिव तो भले ही आप कहीं पर हो, ये भारत के किसी भी कोने में आप अपना एजुकेशन जो है स्प्रेड कर सकते हो। ये होता है स्केल्स एंड स्पीड। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स को ये ब्रेक डाउन करता है डेफिनेटली, एलोंग विथ व्हाट, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी आपको मिल जाएंगी। भले ही आपके रीजन में फिजिकली वो कोर्सेस अवेलेबल ना हो, लेकिन डिजिटली वो कोर्सेस अब धीरे धीरे अवेलेबल हो रही हैं, तो गांव का एक बच्चा भी जो है इन सर्विसेज का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वो फैसिलिटेटर बनते हैं, क्यूरेटर्स बनते हैं एंड मैनेज करते हैं अपने एजुकेशन कंटेंट को रिमोटली। एंड अगर रिलेटेड न्यूज में बात करें तो गवर्नमेंट ने AICTE प्रिस्क्राइब टेक्निकल बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें जब हम रीजनल लैंग्वेजेस में लर्निंग करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जिसके तहत रीजनल लैंग्वेजेज में लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ ये जो डाइवर्स लैंग्वेजेज है ना, डाइवर्स लैंग्वेजेज स्ट्रेंथन करते हैं to build innovative society at the grassroots level, because diverse languages पर जब फोकस किया जाता है तो मान के चलो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एक प्रकार से माहौल उनका बनता है एज कम्पेयर टू अगर उन पर कोई लैंग्वेज का कंपल्सन लगाया जाए। यही कहते हैं कि मदर लैंग्वेज में अगर पढ़ाए जाते हैं शुरुआती दौर में बच्चों को तो वो ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी रखते हैं और सीखने की जो पावर होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू द सेंटर मणिपुर ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर प्लस मणिपुर के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे कुछ क्लियरेंस मांगी है, बिकॉज एक प्लेया चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो आपका ILP सिस्टम
जो एक्सटेंड किया गया है मणिपुर में उसको लेकर, ठीक है। तो इसलिए आईएलपी सिस्टम फिर से न्यूज में आ गई है, मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आने की पूरी संभावना रहती है बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईएलपी। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देख सकते हो, ये देख सकते हो आर्टिकल 3 भी आपका इसमें कवर होगा, मैकेनिज्म लॉज इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन। तो इसके अंतर्गत आपका आईएलपी कवर होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही सेंटर और मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है बिकॉज एक प्ले फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसके तहत चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आईएलपी सिस्टम जो एक्सटेंड की गई है मणिपुर में। तो ये जो पिटीशन है इसने चैलेंज किया है डिसीजन ऑफ द सेंटर जो 2019 में लिया गया था, जिसके तहत आईएलपी सिस्टम को मणिपुर में भी एक्सटेंड कर दिया गया है बाय द वे ऑफ एन ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ने प्रमोलगेट किया था। एंड सबसे पहली बात तो आपको आईएलपी के बारे में जानना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं आईएलपी, क्या है आईएलपी, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इट इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट या फिर यूं कह सकते हो परमिट जो ग्रांट की जाती है आउटसाइडर्स को। आउटसाइडर्स यानी कि जो उस रीजन के नेटिव नहीं होते हैं और अगर वो इस आईएलपी वाले रीजन में आना चाहते हैं तो उनको एक प्रकार से ये आईएलपी प्राप्त करना होता है, तभी जाके ये इन प्रोटेक्टेड एरियाज में लिमिटेड पीरियड के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो आईएलपी सिस्टम क्या हो गया, एक प्रकार से ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट या फिर परमिट जो ग्रांट की जाती है आउटसाइडर्स को सो दैट ये प्रोटेक्टेड एरियाज में आ सके लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए। और ये जो कंसेप्ट है आईएलपी का ये ब्रिटिश के ही द्वारा लाया गया था अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। और ये जो आईएलपी है एक प्रकार से आप इस नज़र से देखो कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज की डेमोग्राफी है, कल्चर है, पॉलिटिकल है, सोशल इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंसेप्ट लाया गया था सो दैट ये जो स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अपने कल्चर को मेंटेन रखना चाहते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं देखना चाहते हैं, इनकी जो अपनी यूनिक कल्चर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आईएलपी का जो सिस्टम है वो एक प्रकार से लाया गया था। एंड याद रखना है अगर इंडियन सिटीजन्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आएंगे तो इनको आईएलपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, तो इनको फॉरेनर्स की जरूरत पड़ती है ना, सो दैट ये टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर सके। और ये याद रखना है आपको, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इनर लाइन परमिट, ठीक है। बिकॉज इनर लाइन परमिट डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि इंडियन सिटीजन्स इनके लिए होती है ना, कि ये इश्यू करवा सकते हैं आईएलपी एंड अल्टीमेटली इन एरियाज में जा सकते हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स होंगे उनको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड मणिपुर आपका 4th स्टेट है जहां पर आईएलपी सिस्टम अभी एप्लीकेबल है। एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है ही है, नागालैंड, मिजोरम एंड चौथा है आपका मणिपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर है, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा का पूरा जो है आपका आईएलपी के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये आप जो 7 का पिक्चर देख रहे हैं ना, 7 का पिक्चर ऐसा ही है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और हालांकि ये जो आईएलपी है वो हर स्टेट में, यानी कि जो भी स्टेट का बात हमने किया, हर जगह पूरी तरह से रीजन को नहीं कवर करता। फॉर एग्जांपल मिजोरम में तो इंटायर स्टेट इज अंडर आईएलपी एंड बाकी आप देख सकते हो अगर हम बात करें इधर की, ये आपका आईएलपी रीजन हो गया। और 6 शेड्यूल वाले एरियाज जो हैं वो कौन कौन आते हैं, 4 आते हैं। एमएमटीए यानी कि आपको पता है जो आपका असम है, ठीक है, त्रिपुरा है एंड जो आपका मेघालय है एंड आपका जो मणिपुर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, मणिपुर नहीं बेसिकली मिजोरम है, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एंड हाँ, इश्यू यही है कि ये जो प्लेयर है इसने कंटेंट किया था कि जो आईएलपी है एक प्रकार से अनरिस्ट्रेंड पावर स्टेट को देता है कि वो एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एज वेल एज एग्जिट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑफ द नॉन इंडिजिनियस पीपल या फिर दोज हैविंग नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ मणिपुर। तो ये एक कंसर्न निकल कर आती है ना। एंड एज पर द प्लेयर जो आईएलपी है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन जो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 के तहत गारंटीड की गई है।
तो ये हमने ILP के बारे में जाना। नेक्स्ट इज योर 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट्स प्लेज टू अवॉइड न्यूक्लियर वॉर। तो जो 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेट्स हैं उन्होंने प्रण लिया है कि न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। इसलिए फिर से आपका ये जो न्यूक्लियर इशू नज़र आती है और वी विल डिस्कस व्हाट इज दैट। तो सबसे पहली बात तो सिलेबस में आ जाते हैं। तो देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है P5 जिसको हम कहते हैं, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड US, इन सबों ने प्लेज किया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसके स्प्रेड को रोका जाएगा एंड न्यूक्लियर वॉर जैसी स्थिति दोबारा धरती पर ना हो इसके लिए खूब सारे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एम्फेसिस किया है कि बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नॉन प्रोलिफरेशन या डिसआर्मामेंट या फिर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट जो भी हैं, जो भी कमिटमेंट हम सबों ने किया है, इस पर पूरी तरह से पालन किया जाए, तभी तो जाके ये सब स्थिति न्यूक्लियर वार वाली स्थिति नहीं होगी। अगर हम पालन ही नहीं करेंगे तो फिर न्यूक्लियर वार वाली स्थिति तो बन ही जाएंगी। तो एक तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि प्रिजर्व करो, कंप्लाई करो जो भी बायलैटरल, मल्टीलैटरल, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट हुए हैं उसका। एंड ये जो आपका डेवलपमेंट यानी कि ये जो बातें निकल कर आ रही हैं, इट इज़ बेसिकली जो 5 ईयरली रिव्यू कॉन्फ्रेंस जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है फॉर द ट्रीटी ऑन द NPT, यहाँ से निकल कर आ रही है। तो अगर हम बात करें NPT की, है ना, तो NPT का कंसेप्ट 1970 में आया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर वेपन्स टेक्नोलॉजी है उसके स्प्रेड को रोका जाए। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसको बढ़ावा दिया जाए। फोस्टर पीसफुल यूजेज यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी आपको ही पता है ड्यूल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, डिस्ट्रक्शन के लिए, एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, बिजली के पर्पस के लिए ये सब इस्तेमाल हो सकती है। तो फिर दोनों ऑब्जेक्टिव है, एक तो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोकना है, वेपन्स टेक्नोलॉजी को रोकना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना है एंड साथ ही साथ गोल्स ऑफ डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके 4 देश हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये NPT के पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड अन्य मल्टीलेटरल ट्रीटीज क्या हैं जिसके तहत न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोके जाने का प्रयास किया जाता है, एज वेल एज प्रोग्रेस आगे बढ़ाने की बात की जाती है फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो एक तो आपका ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, इन आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, जिसको हम कहते हैं पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके तहत वही है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में, इन सब में रोकने की बात कही जाती है और इंडिया ने इसका रेटिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, एंड दूसरा है आपका कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी जिसको हम CTBT कहते हैं, और ये जो है सारे न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट एक्सप्लोजन्स को बैन करता है और इसको 1996 में साइन किया गया था, लेकिन अभी तक ये फोर्स में आया नहीं है। नेक्स्ट इज योर ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो TPNW, और इसमें आपका कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोविजंस जैसे कोई भी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, क्या गाइडलाइंस है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में बताता है। और इंडिया इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या एग्रीमेंट्स है, एक तो आपका पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, दूसरा कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, तीसरा आपका ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, और चौथा ये तो आपका NPT है ही है। और देख सकते हैं NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से, ये जो आप देख रहे हैं NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ना, रशिया है आपका, चाइना है, ये आपका ये US है, ये सब निकल कर आते हैं। एंड फिर ये जो आपका ग्रीन में देख रहे हैं नॉन NPT न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कि इन्होंने NPT साइन नहीं किया, तो इंडिया है आपका। ठीक है, एंड फिर आपका इजराइल है बेसिकली, एंड फिर आपका पाकिस्तान है ना, एक और है बेसिकली, एंड ये आपके शेयर है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड डिटेल से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। रिलायंस जियो गेट्स अप्रूवल टू बाय 5G gear फ्रॉम ट्रस्टेड वेंडर। तो रिलायंस जियो को अप्रूवल मिल चुका है कि वो 5G जो इक्विपमेंट्स है वो ट्रस्टेड वेंडर से बाय करेंगे। ट्रस्टेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 5G जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ही पता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है।
तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डिवाइसेस यूज किए जाएंगे 5G को इनेबल करने के लिए वो ट्रस्टेड होने जरूरी है, अदरवाइज इट विल बी थ्रेट टू द साइबर सिक्योरिटी, ये तो आपको पता ही होगा। तो दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो भी इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे उसमें ट्रस्टेड सोर्सेस का होना ज़रूरी है। तो सिलेबस हम देखते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देख सकते हो ये जो आपका अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत कवर होगा। तो ये जो अप्रूवल मिला है इसके तहत होगा क्या, तो जो जियो है वो इक्विपमेंट जो भी 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज करेगा फ्रॉम द वेरियस वेंडर्स, जिसमें आपका एरिक्सन है, नोकिया नेटवर्क्स है, सिस्को, डेल, ये सब है, इन सबों को ट्रस्टेड सोर्स के रूप में बेसिकली घोषित किया गया था बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो इन सबों से ये जो है इन इक्विपमेंट्स को खरीद सकते हैं बिकॉज इनको ट्रस्टेड सोर्स का टैग मिला हुआ है। एंड साथ ही साथ HFCL लिमिटेड इसको भी ट्रस्टेड सोर्स का टैग मिल चुका है फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जून 2021 में ये कंसेप्ट लाया था ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल, जिसके तहत जो भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने नेटवर्क में इंस्टॉल कर सकती है वो यहाँ से क्लियरेंस ले सकते हैं। और एक बार क्लियरेंस मिल गई तो जो आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है वो इन सब इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स वो इक्विपमेंट हुए जिसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट है या फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए जाते हैं। और ट्रस्टेड सोर्सेज कौन डिक्लेयर कर रहा है, NSCS यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो ये जो आपका TTP है यानी कि ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है एज ए पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। एंड ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर है इसको 2020 में अप्रूव किया गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो नॉन फ्रेंडली स्टेट है एंड नॉन फ्रेंडली स्टेट उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में उसका इस्तेमाल नहीं हो बिकॉज इट कैन लीड टू द सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, है ना। बिकॉज ये सब जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपको ही पता है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं एंड ऐसे में जो नॉन फ्रेंडली स्टेट है वो इन डिवाइसेस में कुछ मिसप्लेस करके जो भी हम इंफॉर्मेशन यूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं हो सकता है उन देशों के पास पहुंच जाए, इसलिए ट्रस्टेड सोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड अंडर द NSDTS गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एक लिस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज का, ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स का, तभी जाके उन प्रोडक्ट्स का इंस्टॉलेशन हमारे देश के टेलीकॉम नेटवर्क में हो सकेगा। एंड ये लिस्ट है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन टेलीकॉम, जो कि हेड करते हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड साथ ही साथ ये जो डायरेक्टिव है इसमें प्रोविज़न है कि जो टेलीकॉम गियर्स है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स प्रोवाइड करती है वो ट्रस्टेड कैटेगरी में ही आए, है ना। तो डायरेक्टिव हैज प्रोविजन टू क्वालिफाई टेलीकॉम गियर्स मेड बाय द डोमेस्टिक प्लेयर्स इन ट्रस्टेड कैटेगरी, तो ये प्रोविजन है। सो फ्रेंड्स ये डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। RBI रिलीजेस फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स। तो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स के लिए कुछ नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, देखते हैं। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी इसके अंतर्गत ये आएंगी, ठीक है। तो जो फ्रेमवर्क है रिलीज किया गया है आपको ध्यान रखना है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। एंड ये जो ऑफलाइन पेमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ऑफलाइन पेमेंट का मतलब हुआ कि ट्रांजैक्शन जिसमें इंटरनेट या फिर टेलीकॉम कनेक्टिविटी की तो ज़रूरत होगी नहीं। जैसे हम लोग कैश में पेमेंट करते थे, ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग इंटरनेट लेके जाते हैं और बोलते हैं हाँ भाई साहब 500 रुपया लो, इंटरनेट पर हम ऑन कर देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन UPI भीम सब यूज करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत होती है। एंड इसमें कोई भी चैनल या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है लाइक कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइसेस। लेकिन आजकल जो कंसेप्ट हो रहा है ना ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब ये हुआ कि भले ही हमारा नेट ऑन ना हो लेकिन हम तब भी पेमेंट कर पाते हैं अपने वॉलेट या मोबाइल डिवाइसेस से।
तो ये हो गया आपका ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। है तो डिजिटल पेमेंट ही, लेकिन जब हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर नेटवर्क ऑफ है तब भी पेमेंट इनेबल हो सके, तो ये हो गया आपका ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। इसके लिए फ्रेमवर्क रिलीज किया गया है, ठीक है। सर्टेन कंडीशंस फॉर ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। एंड ये जो फ्रेमवर्क है इसका बेसिक एम यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में उसको पुश किया जा सके। और देख सकते हो इस फ्रेमवर्क के तहत जो ऑफलाइन पेमेंट्स है अप टू 200 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन वो हो सकेंगे, और टोटल लिमिट वही है 2000 रुपीज़ का एट मैक्स। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स हैं, छोटे छोटे वैल्यू वाले 10 रुपये 20 रुपये 300 रुपये ऐसे करके ऑफलाइन मोड में किए जा सकेंगे यूजिंग द कार्ड्स वॉलेट्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, और ये आपका फेस टू फेस मोड ही होगा, ठीक है। एंड ये जो ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन है इट कैन बी ऑफर्ड विदाउट एनी एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। एंड आरबीआई का जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है ये एप्लीकेबल होगा, कोई भी प्रकार का अगर ग्रीवेंसेस आती है तो बेनिफिट वही होगा। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स को इनेबल किया जा सकेगा इन द रिमोट एरियाज विथ लो स्पीड एंड नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, है ना। तो यही बात तो बेनिफिशियल है ना, रिटेल डिजिटल पेमेंट। अब जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल लुल है, जहाँ पर लो है, तो वहाँ पर ये सब जो ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट से वो इनेबल हो सकते हैं। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का मतलब ये हुआ कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया पेमेंट करने का और वो रिक्वेस्ट ग्रांटेड हो गई, कभी भी आपका इंटरनेट कनेक्शन आएगा तो अल्टीमेटली जो पैसे वो डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन फेल दिखाएगा। तो ये जो है डिजिटल पेमेंट्स के एडेप्टेशन को बूस्ट करेगा एंड इनकरेज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द पेमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये हमने कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस किया, ऑल द 5 आर्टिकल्स। एंड प्लेसेस से न्यूज़ देख सकते हो, कुछ सूडान जो न्यूज़ में रही हैं, इनका जो कैपिटल है खरोत्तम रहा है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज सूडान की अगर हम बात करें तो 7 कंट्रीज से शेयर करती है, और ये जो सूडान है ये आपको याद रखना है रेड सी की तरफ ओपन होता है। तो एक तरफ लीबिया है बॉर्डर, इजिप्ट, छाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये है ना सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, छाड, लीबिया, इजिप्ट, एरित्रिया, इथोपिया, ये सब है। और 2011 में साउथ सूडान को सूडान से सेपरेट किया गया था, है ना। एंड जोग्राफिकल फीचर देख सकते हो, व्हाइट एंड ब्लू नील जो रिवर है ये खरोत्तम में मीट करते हैं, जो कि कैपिटल है आपका। एंड ये फिर नील रिवर बनते हैं ना, तो व्हाइट प्लस ब्लू नील्स खरोत्तम में मीट करते हैं और नील रिवर बनाते हैं, और साहेलियन बेल्ट में ये आते हैं। और बेसिकली सेमी एरिड रीजन होता है जो सेनेगल, जो ईस्ट में सेनेगल रीजन है वहाँ से एक्सटेंड करके सूडान तक चलता है। तो इट कम्स अंडर द साहेलियन बेल्ट एंड डेजर्ट इन द फार नॉर्थ एंड फर्टाइल लैंड इन द नील वैली। और ये देख सकते हो वेस्ट की तरफ ये नील कॉन्गो से बाउंडेड है ना, दारफुर प्लेटू भी है। एंड ईस्ट में आप देख सकते हो यूथोपियन प्लेटू से बाउंडेड है एंड द रेड सी हिल्स। तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पैंगोंग त्सो, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसलिए यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन ऑफ द पैंगोंग त्सो। तो चाइना जो है नया ब्रिज बना रहा है पैंगोंग त्सो के ऊपर। लोकेशन आपका कहाँ पर है, ईस्टर्न लद्दाख में। साइलेंट फीचर देख सकते हो, लगभग 4350 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक है ना। और ये अपना नाम तिब्बतियन शब्द यानी कि पैंगोंग त्सो से निकालता है, जिसका मतलब होता है हाई ग्रासलैंड लेक। एंड 1/3 ऑफ द पैंगोंग लेक कहाँ पर, इंडिया में लाई करता है, एंड जो 2/3 है वो आपका चाइना में, है ना। तो ये जो 1/3 है आपका इंडिया में, और 2/3 जो है वो आपका चाइना में। एंड याद रखना है इंडस रिवर बेसिन का ये पार्ट नहीं है, ज्योग्राफिकली ये सेपरेट लैंडलॉक्ड रिवर बेसिन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडस रिवर इसमें पानी देती है। और खुरांग फोर्ट ये नर्दर बैंक ऑफ द लेक यानी कि इधर पट्टी खुरान फोर्ट लाई करता है, और ये कंटेस्टेड एरिया है, और ये 8 फिंगर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा 8 फिंगर्स रिलेटेड समटाइम्स इन न्यूज, तो रिलेटेड है आपका पैंगोंग त्सो से, ठीक है। और इंडिया जो है अपनी टेरिटरी फिंगर 8 तक क्लेम करता है, फिंगर 8 तक। तो ये हमने फ्रेंड्स टोटल आर्टिकल डिस्कस किए। होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट प्लीज शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू ज्वाइन इट। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।